हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो है भारतीय संविधान के भाग और नागरिकता और जो है मूल अधिकार, ये सब टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है कंप्लीट किए हैं। एक एक पॉइंट पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। समझेंगे इसको और हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखते चलेंगे। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में जो है इसका वर्णन है, यानी भाग 4 में इसका प्रावधान बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका क्या है, जिक्र है। 36 से 51 तक देखिए, थोड़ा इसको देखते हैं क्या कहता है। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह सिद्धांत देश की सरकार और कानून निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ ऐसे जो है प्रावधान दिए गए हैं जो कानून लागू करते समय राज्य को जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आप इस अनुसार करेंगे तो ज़्यादा जो है नागरिकों के लिए ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है यही चीज़ बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 36, आर्टिकल 36 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। इसमें क्या है, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य शब्द में भारत सरकार, संसद, राज्य की सरकारें और विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकरण व अन्य लोक प्राधिकारिक शामिल हैं। तो दोस्तों, इसमें जो बताया गया है कि राज्य से जो है तात्पर्य यही बताया गया है कि राज्य शब्द में भारत सरकार, संसद, राज्य की सरकारें और विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकरण व अन्य लोक प्राधिकरण शामिल है। ठीक है, तो ये सब इन लोग की जो है जिम्मेदारी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान दिया गया है, ये सबको जो है लागू करे। ठीक है, और जो है अपने नागरिकों के लिए लागू कर उनका जो है हर तरीके से जो है उनका मदद हो सके, इसमें जो है यही बताया गया है। अभी आपको सब समझ में आएगा, बस देखते चलिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 37, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। इसका क्या मतलब है, देखिए, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। सरकार, केंद्र और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया शुरू में कि कि आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये पॉइंट आ गया, आर्टिकल 37 में बताया गया है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये जो चीज़ है दोस्तों, ये न्यायालय में जो है किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसमें जो है मुख्य इसका जो है कार्य किसका रहता है, केंद्र और राज्य का। ठीक है, जब कानून कोई बनता है तो उसको जो है कानून के तहत इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व में क्या प्रावधान दिए गए हैं उसको भी देखते चलें और जो है उसी हिसाब से कानून में प्रावधान लाया जाए, ताकि जो है हर तरीके से नागरिकों का मदद हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। यही था आर्टिकल जो है 37 में। अब देखिए आर्टिकल 38 में क्या है, राज्य को लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 38 में है, ये तो ठीक है। आर्टिकल 38(2) में क्या है, इसको देखिए, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करें। ठीक है, जो होता है आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 39 क्या कहता है, राज्य को समाज के कल्याण और समानता के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश देता है। कौन सा देता है, आर्टिकल 39। अब इसमें क्या बताया गया है, अब देखिए थोड़ा आगे, अनुच्छेद 39(a) में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा गया था 2021 में। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किसमें बताया गया है, आर्टिकल 39(a) में। नेक्स्ट है 39(b) में, देखिए, संसाधनों का समान, आप लोग याद रखिएगा, ये भी जो है 2021 में पूछा गया था यूपीएससी में, संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, वितरण है, तो ये सब किसमें थे, आर्टिकल जो है 39 में। आगे देखते हैं क्या है, इसमें जो है कई आर्टिकल 39 में A, B, C कर जो है इम्पोर्टेंट थे। देखिए 39C क्या है,
धन और उत्पादन के संसाधनों का केंद्रीकरण न हो। इसको भी जो है राज्य की जिम्मेदारी होगी कि जो है धन और उत्पादन के संसाधनों का केंद्रीकरण न हो। आप लोग समझ रहे होंगे, उत्पादनों के संसाधनों का केंद्रीकरण न हो। ठीक है। 39 का डी क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें बताया गया है 39 डी में समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 एफ में क्या है? बच्चों का शोषण न हो। दोस्तों ये भी जो है 2021 में पूछा गया था। 39 एफ में बताया गया है बच्चों का शोषण न हो। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। ठीक है। तो ये 39 के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं 2021 में। देखिए अब आर्टिकल क्या है? 40 ग्राम पंचायतों का गठन 40 में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। आगे देखते हैं, राज्य को काम और शिक्षा के लिए प्रभावी प्रावधान करने होंगे। आर्टिकल 41 में यही बताया गया है। ठीक है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है? आर्टिकल 42 है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहायता। इसको हम लोग समझते हैं। इसमें क्या है? देखिए, राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि कार्यस्थल निष्पक्ष, सुरक्षित और श्रमिकों के कल्याण के लिए सहायक हो। इसमें उचित वेतन, उचित कार्य समय और एक सुरक्षित वातावरण शामिल हो सकता है। ठीक है। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है। आर्टिकल 42 में बताया है, आपको ये जरूर याद रखना है। देखिए अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहायता। ठीक है ना, आपको भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अनुच्छेद 43 में क्या बताया गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। इसको समझते हैं थोड़ा आसानी से। देखिए, राज्य को सभी श्रमिकों के लिए एक ऐसी मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना चाहिए जो उन्हें एक सभ्य जीवन स्तर बनाए रखने में सक्षम बनाए। ठीक है, बनाए रखने में सक्षम बनाए। आप लोग समझ रहे होंगे आर्टिकल 43 में क्या कह रहा है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आप एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जो अपने मजदूर हैं उन लोगों के लिए जो है एक सभ्य जीवन का जो है विस्तार हो सके। तो ये चीज़ आर्टिकल 43 में बताया गया है। बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बहुत ही सिंपल बनेगा। आप लोग बस ध्यान से देखिए। आर्टिकल 43A में एक चीज़ है, उसको भी हम लोग समझते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। इसमें देखिए, श्रमिकों को उनके उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने का अवसर मिले। तो ये 43A में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है? अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की स्थापना करने का निर्देश देता है। समान सिविल कोड, समझ रहे हैं ना, UCC जिसको बोलते हैं। ये देखिए, यह एक ऐसा कानून ढांचा है जो सभी नागरिकों पर, चाहे उनका धर्म या समुदाय कोई भी हो, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे व्यक्तिगत मामलों के संबंध में समान रूप से लागू होता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अगर राज्य इस चीज़ को लागू करता है किसी भी स्टेट में, अभी हाल ही में उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बना है इसे लागू करने वाला, तो अगर कोई राज्य इसे लागू कर देता है, ठीक है, तो कानून आ गया। कानून आने के बाद उस कानून को मानने की जिम्मेदारी सभी धर्म के लिए है, न कि विशेष कोई एक धर्म के लिए। ठीक है, आपको धर्म से थोड़ा ऊपर हट कर जो है, थोड़ा धर्म को साइड में कर कानून का जो है पालन करना पड़ेगा। सभी धर्म के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, कोई भी, चाहे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे कुछ व्यक्तिगत मामलों में ये चीज़ लागू होती है। तो याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की स्थापना करने का निर्देश देता है। इतना जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना होगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 46 क्या कहता है? SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, तो SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर क्वेश्चंस UPSI में बनेंगे तो आप लोग परेशान मत होइएगा, यहाँ से सिंपल ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और जहाँ क्वेश्चंस कठिन बनने का चांस रहता है उस टॉपिक को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताता हूँ, प्लस उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं
जितना भी डीप इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, डीप से डीप सब उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल इसको आप लोग जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग अच्छे से इसको 1 या 2 बार देख लीजिएगा, इतना इनफ है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 47, देखिए पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। आप लोग समझ सकते हैं जो ये नशीले पदार्थ वगैरह होते हैं ये सीधे किसके अंडर में आते हैं, राज्य सरकार के अंडर में, ठीक है। तो राज्य सरकार चाहे तो इसको बंद कर सकती है, चाहे उसको चला सकती है। देखिए नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। देखिए आगे क्या है, राज्य को अपने नागरिकों के पोषण स्तर को बढ़ावा, जीवन स्तर में सुधार करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की। दोस्तों ये तो कहने की बात है कि राज्य की जो है पोषण स्तर बढ़ावा देने की जो है जिम्मेदारी राज्य की है, लेकिन यहाँ पर राज्य क्या करते हैं, शराब वगैरह देखिए नशीले पदार्थ की बिक्री पर, जो कि आप लोग जानते होंगे अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है शराब वगैरह से जाते हैं। तो ये एक अलग जो है अपवाद मान सकते हैं कि जो है एक तरीके इसमें जो है दिया गया है, TPSP में बताया गया है कि आप जो है नागरिकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था करिए जहाँ पर उनका जीवन जो है एक सुखद जीवन चले। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नशीले पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तो ये एक अलग चीज़ है, शराब वगैरह धड़ल्ले से बिकती है। चलिए इस पर बात नहीं करते, हम लोग देखते हैं आगे। तो ये सब चलता रहेगा, गवर्नमेंट है, ये सब चलता रहेगा। देखिए अनुच्छेद 48, राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से व्यवस्थित करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 48, इसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए राज्य गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू वाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 में बताया गया, ठीक है। दुधारू पशुओं का जो है वध पर प्रतिबंध लगाने का आदेश कौन सा देता है, आर्टिकल 48। दोस्तों मैं ये बता दूं ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है 2017 में पूछा गया है। देखिए ये भी दोस्तों मैं आपको बताता चल रहा हूँ कब जो है 2017 में पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्योंकि दोस्तों जब मैं PDF तैयार करता हूँ तो मैं सब जो है एनालिसिस करने के बाद ही PDF को तैयार करता हूँ, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 48 क्या है, 48 अनुच्छेद 48 दोस्तों ये 48 का है, ठीक है। 48 का है, ये जो है टाइपिंग करते समय का यहाँ पर जो है इसके पास ही ये देखिए 48 का है, ठीक है। ये है ना का यहाँ पर ये सट गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए पर्यावरण, इसको का काट देते हैं अब, ठीक है। देखिए पर्यावरण का संरक्षण और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा 48 का में बताया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 49, ये भी 2021 में पूछा गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 49 करता है। आगे देखते हैं, अब देखिए आर्टिकल 50 क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। इसमें देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखना, इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखना। अब अलग क्यों रखना है इसको समझते हैं। देखिए यह लोकतंत्र के सुचारू कामकाज और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि न्यायपालिका के निष्पक्ष न होने पर पक्षपाती निर्णय होने की आशंका रहती है। सही बात है फ्रेंड्स, अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग ना हो तो जरूरी नहीं है कि इंसाफ जो है व्यक्ति को सही ढंग से मिल पाए, ठीक है। वहाँ पर पक्षपात होने का चांस रहेगा। इसीलिए आर्टिकल 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आर्टिकल 50 है। आगे चलते हैं, अब देखिए आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देता है। आर्टिकल 51 ये भी 2021 में पूछा गया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यह अनुच्छेद वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व में एक परिवार है, और शांति के माध्यम से विकास और खुशहाली संभव है। यह भारत की विदेश नीति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देता है आर्टिकल 51। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कैसे पूछे गए थे, 3-4 क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लीजिए। देखिए समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट, गायों पर रोक लगाने वाला अनुच्छेद कौन सा है, गायों के वध पर रोक, दोस्तों वध होगा यहाँ पर, गायों के वध पर रोक लगाने वाला अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 48 है। अभी मैंने आपको बताया
ये देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश किस आर्टिकल में बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल 49। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 में। अगर आप राज्य की नीति निर्देशक तत्व से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो बहुत ही सिंपल बनेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कुछ आगे नहीं है क्वेश्चन, ये अपने लास्ट क्वेश्चन थे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग 1 या 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, जो है ये इस टॉपिक जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।